अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। चिंता की बात अब यह हो गई है कि पूरी दुनिया में अगर देखें तो भारत, स्पेन और यूके को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर आ गया है और भारत से अब कोरोना संक्रमितों की संख्या के मामले में अमेरिका, रूस और ब्राजील ये 3 देश ही बचे हैं। और जिस तरीके से हमारे यहाँ पर संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है उससे शायद वो दिन दूर नहीं जैसे शायद हम पहले नंबर पर आ जाएं। आज का भी अगर हम देखें स्वास्थ्य मंत्रालय का सुबह का आंकड़ा जो पिछले 24 घंटों में बढ़ोतरी के बाद का था तो 2,87,000 लोग संक्रमित थे देश में। और ये जो आंकड़ा है लगातार बढ़ रहा है। खासतौर पर अगर हम देखें दिल्ली और मुंबई ने चिंताजनक स्थिति पैदा कर रखी है। दिल्ली की बात करें तो 1877 नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में, 65 और लोगों की मृत्यु हो गई है। वहीं अगर बात करें मुंबई में तो पिछले 24 घंटों में 150 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर है। ये अपने आप में हैरान करने वाले आंकड़े तो हैं ही, साथ ही यह भी बड़ी चिंताजनक बात है कि अब आप अगर बड़े शहरों के अस्पतालों में किसी को जरूरत पड़ गई, मान लीजिए कि उसको भर्ती कराने की, तो स्थिति बहुत खराब है। अस्पतालों में बेड नहीं है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स कई सारी आ रही हैं कि अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। बहुत आप ये जो हम अस्पतालों में कमी का अभी जब देख रहे हैं ना, इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि लॉकडाउन लगाना कितना सार्थक था उस समय। वरना ये जो स्थिति आज दिख रही है ये 3 महीने पहले हो गई होती और 3 महीने से अगर हम संघर्ष करके आज हम देखते हालात तो हालात और विस्फोटक होते। तो जो लोग लॉकडाउन की आलोचना करते हैं उनको जरा इन आंकड़ों पर गौर करना चाहिए। अस्पतालों में जो स्थिति है गंभीर होती जा रही है और खासतौर पर इस तरीके की भी रिपोर्टें हैं कि निजी अस्पतालों का जो सहयोग है, वो जो सहयोगात्मक रवैया है वो नहीं दिख रहा है, खासतौर पर इस महामारी के संकट के समय में। और दिल्ली की तो आज एक और बड़ी विचित्र बात सामने आई। दरअसल दिल्ली में एमसीडी के जो नेता हैं उन्होंने ये आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार जो 984 या 1000 से कम मृत्यु की बात कह रही है वैसा है नहीं। दिल्ली में 2100 लोगों की कोविड-19 से मृत्यु हो चुकी है। हम आपको बता दें कि जो दिल्ली के जो शमशान घाट हैं वो एमसीडी के अंतर्गत आते हैं। तो एमसीडी ने अपने आंकड़ों के जरिए ये हवाला दिया है। दिल्ली सरकार का अपना अलग मत है। दिल्ली सरकार कह रही है कि डॉक्टरों की एक ऑडिट कमेटी है वो जिसको बताती है कि इसके कोविड-19 से डेथ हुई है। आंकड़ों को तैयार करने का काम जो दिल्ली के डॉक्टरों की ऑडिट कमेटी करती है। तो ये जो आंकड़ों के खेल में अगर हम ना उलझें तो एक चीज और आज दिखाई दी कि सोशल मीडिया पर अफवाह चलती रही कि दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगेगा। कुछ फर्जी पोस्ट वगैरह डाले जाते रहे कि विमान यात्राएं फिर बंद होने वाली हैं, ट्रेन यात्राएं फिर बंद होने वाली हैं। लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि ऐसी खबरें निराधार हैं, फर्जी हैं, बेबुनियाद हैं। तो अब अगर हम स्थिति पर गौर करें तो देखिए वो स्थिति है कि अगर सावधानी जरा सी भी हटी तो सचमुच दुर्घटना घटेगी, क्योंकि अस्पतालों में जो स्थिति है वो बड़ी विस्फोटक हो चुकी है। अब आसानी से आपको बेड मिल जाएगा ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पर भी शुरू में ऐसा दिख रहा था कि लोगों को हेल्प मिल जा रही थी, लेकिन अब सोशल मीडिया भी इस तरीके की शिकायतों से भरा पड़ा है कि हम शिकायत कर रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई हो नहीं रही है। तो इसलिए सावधानी बरतिए और अपनी जो सुरक्षा है उसको खुद करिए, क्योंकि अब इस बीमारी को गंभीरता से लेने की जरूरत है, डरने की जरूरत है। बहुत मजाक उड़ा लिया कोरोना वायरस, लेकिन गंभीरता के साथ लीजिए, बड़ा गंभीर विषय हो चुका है। बहरहाल इस पर अगर हम देखें आज जो भी देश भर में हुआ वो आपको अपनी हम विस्तृत रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन आपको पहले लिए चलते हैं कुछ भारत चीन संबंधी खबरों पर। और खास तौर पर जो सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है उसमें एक भारत को बड़ी सफलता मिली है। वो सफलता क्या है वो आपको पहले बताते हैं। भारत चीन सीमा के निकट सामरिक रूप से महत्वपूर्ण मुनस्यारी बुगदियार मिलाम सड़क के निर्माण कार्य को तेज करने के लिए उत्तराखंड की जौहर घाटी के हिमालयी क्षेत्र में हेलीकॉप्टरों के जरिए सड़क बनाने वाली भारी मशीनें उतारी गई हैं। सीमा सड़क संगठन के मुख्य अभियंता विमल गोस्वामी ने कहा कि 2019 में कई बार असफल प्रयासों के बाद बीआरओ ने हाल ही में हेलीकॉप्टरों के जरिए सड़क बनाने वाले भारी उपकरण लापसा ले जाने में कामयाबी हासिल की है, जिससे सड़क का निर्माण कार्य तेजी से पूरा होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि 65 किलोमीटर लंबी इस सड़क के संरेखण स्थल के निकट लासपा में भारी पत्थर काटने के उपकरण मौजूद नहीं होने के कारण इसके निर्माण में देरी हुई है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में जौहर घाटी के ऊंचे हिमालयी क्षेत्र में बनाई जा रही मुनस्यारी बुगदियार मिलाम सड़क भारत चीन सीमा पर अंतिम चौकियों के बीच एक कड़ी होगी।
गोस्वामी ने कहा, पिछले साल कई नाकाम कोशिशों के बाद हम इस महीने हेलीकॉप्टरों के जरिए भारी मशीनें लापसा में उतारने में सफल रहे। अब हमें उम्मीद है कि इस सड़क की कटाई का चुनौतीपूर्ण काम अगले 3 साल में पूरा हो जाएगा। बीआरओ के मुख्य अभियंता गोस्वामी ने कहा कि सड़क के 22 किलोमीटर हिस्से पर खड़ी कठोर चट्टानों की कटाई अब आसान हो जाएगी, क्योंकि इन भारी मशीनों को हेलीकॉप्टरों की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। गोस्वामी ने कहा, सड़क का निर्माण कार्य 2010 में शुरू किया गया था। इस परियोजना के लिए 325 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी दी गई थी। उन्होंने कहा कि 22 किलोमीटर के कठोर हिस्से को छोड़कर दोनों छोर से सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। 40 किलोमीटर तक की सड़क के लिए कटाई का काम पूरा हो चुका है। उधर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि लद्दाख में सीमा विवाद पर वह राजनीतिक दलों और पूर्व प्रधानमंत्रियों को जानकारी नहीं दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, चीन ने 1962 में भारत पर हमला किया था। वाजपेयी और दूसरे नेताओं ने नेहरू को पत्र लिखकर आग्रह किया कि संसद का सत्र बुलाया जाए। नेहरू ने इस मांग को स्वीकार किया और अपनी नीतियों की कड़ी आलोचनाओं को सुना। उन्होंने आरोप लगाया, अब हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी हैं, वह पूर्व प्रधानमंत्रियों और राजनीतिक दलों के नेताओं को जानकारी भी नहीं दे रहे हैं। वहीं पार्टी ने लद्दाख सीमा विवाद पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों के एक समूह द्वारा उनकी आलोचना किए जाने के बाद पलटवार करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र में आवाज़ दबाने की कोशिश है और इन लोगों को यह बताना चाहिए कि वे किस संस्था या राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन सरकार को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर राजनीतिक दलों और जनता को विश्वास में लेना चाहिए। इस बीच भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख विवाद के जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए सैन्य और राजनयिक स्तर पर संवाद बनाए रखने पर सहमति जताई है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को यह बात कही। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि दोनों पक्षों ने स्थिति के जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए सैन्य और राजनयिक बातचीत करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करने की भी बात कही है, जो दोनों देशों के नेताओं के व्यापक मार्गदर्शन में हो। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करने की बात भी कही है। उन्होंने हालांकि इस सवाल का जवाब नहीं दिया, जिसमें पिछले कुछ दिनों में पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग में संघर्ष के इलाकों से भारत और चीन दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने की खबर के बारे में पूछा गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जैसा कि आपको पता है कि 6 जून 2020 को भारत और चीन के कॉर्प्स कमांडरों के बीच चुशुल मोल्डो क्षेत्र में बैठक हुई थी। यह बैठक भारत चीन सीमा से लगे क्षेत्रों में उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए दोनों पक्षों के बीच जारी राजनयिक और सैन्य संवाद जारी रखने के तहत हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि स्थिति का जल्द समाधान दोनों देशों के नेताओं के मार्गदर्शन को ध्यान में रखकर हो। प्रवक्ता ने कहा कि इसीलिए दोनों पक्षों ने स्थिति के जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए सैन्य और राजनयिक बातचीत करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करने की बात कही। इस बीच रेलवे की योजना लेवल क्रॉसिंग और रेलवे स्टेशनों के लिए संपर्क मार्ग के निर्माण मरम्मत के लिए मनरेगा का इस्तेमाल बढ़ाने की है। इससे कोरोना वायरस महामारी की वजह से अपने घरों गांवों को लौट चुके प्रवासी श्रमिकों के रोजगार संकट को दूर करने में मदद मिलेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक उच्चस्तरीय बैठक में इस बारे में विचार विमर्श किया है। उन्होंने रेलवे के विभिन्न जोन को सरकार के इस ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य आवंटन बढ़ाने तथा श्रमिकों को इस योजना के तहत रोजगार देने के तरीके ढूंढने को कहा है। सभी जोन को कहा गया है कि वे उन श्रमिकों की सूची तैयार करें जिन्हें इसके तहत विभिन्न तरह के कार्यों में लगाया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि रेलवे ने कई जिलों मसलन बिहार के कटिहार, आंध्र प्रदेश के वारंगल, राजस्थान के उदयपुर, तमिलनाडु के मदुरै, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और पश्चिम बंगाल के मालदा में इस योजना का इस्तेमाल किया है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में उसने ज़्यादातर निजी क्षेत्र के कुशल श्रमिकों की सेवाएं ली हैं। रेलवे के प्रवक्ता डीजे नारायण ने कहा, हम अपने गांवों को लौट चुके प्रवासी मजदूरों के मनरेगा के तहत रोजगार की संभावना तलाश रहे हैं। इससे सभी को फायदा होगा। अधिकारियों ने कहा कि इनमें से ज़्यादातर मजदूर अकुशल हैं, इसीलिए उन्हें लेवल क्रॉसिंग के संपर्क मार्ग के निर्माण मरम्मत, ट्रैक के पास ड्रेन, जलमार्गों की सफाई, रेलवे स्टेशनों के संपर्क मार्गों के निर्माण और रखरखाव, झाड़ियों आदि को हटाने और रेलवे की जमीन पर पेड़ पौधे लगाने जैसे कार्यों में लगाया जा सकता है। इस बीच
एक बड़ी खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान जो कि आतंकवादियों का पनाहगार है, उसको भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और उसकी 10 चौकियां तबाह कर दी हैं। दरअसल पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज़फायर का उल्लंघन किया जाता रहा है और कल भी ऐसा किया गया था। हमारे एक जवान की शहादत हो गई थी, एक जवान घायल हो गया था, जिसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने तगड़ी कार्रवाई की है और उसकी 10 चौकियां उड़ा दी है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान को इसमें बड़ा नुकसान हुआ है। उधर अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है वो अपने चरम पर आ गई है। मुख्यमंत्री का ये कहना है कि हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त में उलझाया जा रहा है और कई सारे विधायक वहां पहुंचे हैं। लेकिन देखिए वहां पे राजस्थान में जो इस समय सब कुछ दिख रहा है वो कांग्रेस के अंदर जो एक अंदरूनी खींचतान है वो भी दिख रही है उसमें, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विधायकों को लालच दिया गया। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कह रहे हैं कि हमें ऐसा कुछ पता नहीं, जबकि वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। तो चल क्या रहा है, कौन किससे क्या गेम खेल रहा है, ये जनता जल्दी ही जान जाएगी। बस 19 जून तक का इंतजार करिए, जिस दिन राज्यसभा चुनाव है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में भी क्या होता है कि मतगणना उसी दिन होती है शाम को। तो देखना होगा कि 19 जून को क्या परिणाम आते हैं।